सुचिता की शादी तय हो गई है। 15 दिन बाद का मुहूर्त निकला है। तुम सब लोगों को आना है। बेटी सिम्मी से बस इतना कहकर जानकी जी फोन रखने लगी थी। अरे माँ, कब रिश्ता तय किया है? कौन लोग हैं? कहाँ के हैं? लड़का क्या करता है? सिम्मी ने एक साथ कई प्रश्न पूछ डाले थे। सब ठीक ठाक ही है, अब आकर देख लेना। जानकी जी और बातें करने के मूड में नहीं थी और सिम्मी कुछ और कहती तब तक उन्होंने फ़ोन रख दिया था। लो, ये भी कोई बात हुई? अरे सुचिता सिम्मी की सगी छोटी बहन है। इतना सब जानने का हक तो उसका बनता ही है कि कहाँ शादी तय हो रही है, कैसे लोग हैं। अरे सुचि की ज़िंदगी का एक अहम फैसला होने जा रहा है और सिम्मी को खबर तक नहीं। ठीक है, माँ का स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं रहता है। फिर सुचिता की शादी को लेकर पिछले कई सालों से परेशान हो रही हैं। पिताजी के पैरों की दिक्कत बढ़ गई है। भाई अभी छोटा है। शादी ब्याह के मामले में उसके पास कोई अनुभव नहीं है। सिम्मी की शादी हुए काफ़ी अरसा हो गया है, पर पता नहीं क्यों सुचिता का हर बार रिश्ता तय होते होते रह जाता था। शायद इसीलिए जानकी इतनी शीघ्रता से यह काम निपटाना चाह रही हो। जो भी हो, बात तो जानकी को पूरी बतानी थी। शाम को सिम्मी ने फिर सुचिता से ही बात करनी चाहिए थी, पर वो तो शुरू से वैसे भी मितभाषी ही रही है। अभी भी हाँ हूँ ही करती रही। दीदी, माँ ने बता तो दिया होगा सब कुछ। स्वर भी उसका तटस्थ ही था। अरे, पर तू तो पूरी बात बता ना। तेरे स्वर में भी कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा है। सिम्मी तो अब झल्ला ही पड़ी थी। उत्साह क्या, सब ठीक ही है। माँ इतने दिनों से परेशान थी। मैं स्वयं भी अब उन पर बोझ बनकर उनकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती। अब ये रिश्ता तो जैसे एक तरह से अपने आप ही तय हो गया है, तो अच्छा ही होगा। सुचिता ने भी जैसे तैसे बात समाप्त ही कर दी थी। राजीव तो अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उनको छुट्टी मिलनी मुश्किल थी। सिम्मी और बच्चों का रिजर्वेशन करवा दिया। सिम्मी चाह रही थी कि 4-5 दिन पहले पहुंचे, पर वो और चचेरी बहन नमिता दोनों ही रिजर्वेशन के कारण ठीक शादी वाले दिन ही पहुंच पाई थी। सिम्मी की तरह नमिता भी उतनी ही उत्सुक थी यह जानने के लिए कि सुचि का रिश्ता कहाँ तय हुआ और इतनी जल्दी कैसे सब तय हो गया। पर जो कुछ जानकारी मिली उसने तो जैसे उत्साह पर पानी ही फेर दिया था। जौनपुर का कोई संयुक्त परिवार था, छोटा मोटा बिजनेस था। लड़का भी वही पुश्तैनी काम संभाल रहा था। उन लोगों की कोई मांग नहीं थी। लड़के की बुआ खुद आकर सुचिता को पसंद कर गई थी और शगुन की अंगूठी व साड़ी भी दे गई थी। माँ, सिम्मी के मुंह से निकल गया, जब इतने समय से रिश्ते देख रहे हैं तो और देख लेते। आपको ऐसी भी क्या जल्दी थी? क्या सुचि बोझ बन गई थी? अब जौनपुर जैसा छोटा सा शहर, पुराने रीति रिवाज के लोग, संयुक्त परिवार, सुचि की कैसे निभेगी उस घर में? सब निभ जाएगी, जानकी बोली। अब मेरे इस बूढ़े शरीर में इतनी ताकत नहीं बची है कि घर घर रिश्ता ढूंढती फिरूं। इतने बरस तो हो गए, कहीं जन्म पत्री नहीं मिली तो कहीं दहेज का चक्कर। और तुम दोनों जो इतनी मीन मेख निकाल रही हो, खुद क्यों नहीं ढूंढ दिया कोई अच्छा घर बार अपनी बहन के लिए? जानकी ने तो एक तरह से सिम्मी और नमिता दोनों को ही डपट दिया था। खैर, सीधे सादे समारोह के साथ सुचिता ब्याह दी गई। सिम्मी और नमिता दोनों कुछ दिन माँ के पास रुक गए थे, पर वो रोज ही ये सोचते कि पता नहीं कैसे उसकी भोली भाली बहन की उस संयुक्त परिवार में निभेगी। फिर सुचि का स्वभाव भी सरल सा है। तेज तर्रार सास, नंदे, जेठानी सब मिलकर उसे दबा लेंगी। जब भाई रवि विदा कराने गया तब दोनों बहनें यही सोचकर आशंकित थे कि पता नहीं सुचि आकर क्या हालचाल सुनाए, पर उस समय तो उसकी सास ने विदा भी नहीं किया। रवि से ये कहकर कि महीने भर बाद भेजेंगी, अभी किसी बच्चे का जन्मदिन है, उसे भेज दिया था। उधर रवि कहता जा रहा था, दीदी, सुचि दीदी को आपने कैसे घर में भेज दिया? वो घर क्या उनके लायक है?
छोटा सा पुराने जमाने का मकान, उसमें इतने सारे लोग। अब आजकल कौन बहुओं से घूंघट निकलवाता है, पर सुची दीदी से इतना पर्दा करवाया कि मेरे सामने ही मुश्किल से आ पाई। ऊपर से सास, नंदे सब तेज तर्रार। सास ने तो एक तरह से मुझे झिड़क दिया कि बहू से घर का कामकाज तो होता नहीं है, इतना नाजुक बनाकर रख दिया है लड़की को कि वो 4 जनों का खाना तक नहीं बना सकती। पर गलती तो इसकी माँ की है जो कुछ सिखाया नहीं, अब हम लोग सिखाएंगे। सच दीदी, इतनी रोबेली सास तो मैंने पहली बार देखी। रवि कहता जा रहा है और सिम्मी का दिल बैठता जा रहा था कि इतने सीधे साधे ढंग से शादी की है, कहीं लालची लोग हुए तो दहेज के कारण बहन को प्रताड़ित न करें। वैसे भी दहेज को लेकर इतने किस्से तो आए दिन होते रहते हैं। दोनों बहनों का सुची से मिलना भी नहीं हो पाया। माँ से भी इस बारे में अधिक बात नहीं कर पाई। वैसे भी हृदय रोग की मरीज हैं वे। सुची से फ़ोन पर कभी कभार बात होती तो जैसा उसका स्वभाव था, हाँ हूँ में ही उत्तर देती। सिम्मी का तो मन ही उचट गया था। घर आकर भी मूड उखड़ा उखड़ा ही रहा। राजीव से ये सब कहा तो उनका वही चिर परिचित उत्तर था, तुम क्यों परेशान हो रही हो, सबका अपना अपना भाग्य है। अब सुची के भाग्य में जौनपुर के ये लोग ही थे तो इसमें तुम क्या कर सकती हो, और माँ से क्या उम्मीद करती हो। उन्होंने तो जैसे भी हो अपना दायित्व तो पूरा कर दिया। फ़ोन पर पता चला कि सुची बीमार है, पेट में पथरी है और ऑपरेशन होगा। दूसरी कोई शिकायत हो सकती है तो पहले सारे टेस्ट करवाने होंगे। बनारस के एक अस्पताल में भर्ती है। तुम लोग देख आना, मेरा तो जाना हो नहीं पाएगा, माँ ने खबर दी थी। नमिता भी छुट्टी लेकर आ गई थी। वहीं अस्पताल के पास उसने एक होटल में कमरा बुक करा लिया था। सिम्मी, मैं तो 2 दिन से ज़्यादा रुक नहीं पाऊंगी, बड़ी मुश्किल से ऑफिस से छुट्टी मिली है, उसने मिलते ही कहा था। मैं भी कहाँ रुक पाऊंगी, छोटू के इम्तहान चल रहे हैं, नौकर भी आजकल बाहर गया हुआ है, बस दिन में ही सुची के पास बैठ लेंगे, रात को तो जगना भी मुश्किल है मेरे लिए। सिम्मी ने भी अपनी परेशानी गिना दी थी। सवाल ये था कि यहाँ रुककर सुची की देखभाल कौन करेगा। कम से कम 10 दिन तो उसे अस्पताल में ही रहना होगा। अभी तो सारे टेस्ट होने हैं। दोनों बहनें सुची को देखने अस्पताल पहुँचे तो पता चला कि उसकी दोनों नंदें आई हुई हैं। बूढ़ी सास भी उसे संभालने आ गई है और उन लोगों ने कॉटेज वार्ड के पास ही कमरा ले लिया था। दबंग सास बड़े प्यार से सुची के सिर पर हाथ फेर रही थी। फिक्र मत कर बेटी, तू जल्दी ठीक हो जाएगी, मैं हूँ ना तेरे पास। तेरी दोनों नंदे भी अपनी ससुराल से आ गई हैं, सब बारी बारी से तेरे पास सो जाया करेंगी, तू अकेली थोड़े ही है। उधर सुची के पति चम्मच से उसे सूप पिला रहे थे। एक ननद मुंह पोंछने का नैपकिन लिए खड़ी थी। दीदी कैसी हो, सुची ने सिम्मी और नमिता को देखकर पूछा था। सिम्मी को लगा कि इतनी बीमारी के बाद भी सुची के चेहरे पर एक चमक है। शायद घर परिवार का इतना अपनत्व पाकर वो अपनी बीमारी भूल गई है, पता नहीं क्यों। सिम्मी और नमिता के सिर कुछ झुक गए थे। कई बार इंसानों को समझने में कितनी भूल कर देते हैं हम। वो ऐसा ही कुछ सोच रही थी। सिम्मी ने बहन को गले से लगा लिया। जानकी भी सुभाष के साथ बेटी को देखने आ पहुंची। सुची को पथरी ही निकली। दूसरे दिन उसका ऑपरेशन हुआ। ससुराल के सब लोग उसकी मदद के लिए खड़े होते थे। जानकी सुची के ससुराल वालों से मिलकर बहुत खुश हुई। उसकी बेटी को सब प्यार करते हैं, एक माँ को और क्या चाहिए। कुछ दिनों बाद सुची ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। पूरे 3 साल बाद सुची अपने मायके आ रही थी। जानकी ने रात को ही दही वड़े और आलू की कचौरियों की तैयारी करके रख दी थी। बेटी सुची, दामाद निखिल और दोनों नातिने गीतू मीतू सुबह की ट्रेन से आ रहे थे। पर सुबह सुबह ही टेलीविज़न पर समाचार आया कि जिस ट्रेन से वे लोग आ रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये खबर सुनते ही जानकी गश खाकर गिर पड़ी और पूरा परिवार सकते में था।
वो रह रहकर अपनी चेतना खो बैठती थी। सिम्मी और नमिता दोनों अपने परिवार सहित सुचि के अंतिम क्रिया में शामिल हुई। सबका रो रो कर बुरा हाल था। ये क्रूर सच्चाई सामने थी कि सुचि अपनी अबोध बेटियों और पति निखिल को छोड़कर इस संसार से जा चुकी थी। समझाने वाले जानकी को समझाते रहे, पर वो ये मानने को कहाँ तैयार थी कि सुचि अब हमारे बीच नहीं है, और इसे स्वीकारने में सबको वर्षों लग गए थे। निखिल की आंखों में कैसा अजीब सा सूनापन उभर आया था, और वो दोनों नन्ही कलियां इतनी नादान थी कि उन्हें इसका एहसास तक नहीं था कि कुदरत ने उनके साथ कितना क्रूर खेल खेला है, उनसे क्या छीन लिया है। उनकी आंखें अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते थक गई। आखिर में उनके मन में धीरे धीरे माँ की छवि धुंधली पड़ते पड़ते लुप्त सी हो गई, और उन्होंने माँ के बिना जीना सीख लिया। दादी व बुआ के भरपूर लाड प्यार के बावजूद सिम्मी और जानकी को गीतू मीतू अनाथ ही नजर आती। जानकी कभी दोपहर में बालकनी में खड़ी हो जाती तो देखती नन्हे मुन्ने बच्चे रंग बिरंगी यूनिफॉर्म में सजे अपनी अपनी मम्मी की उंगली पकड़कर उछलते कूदते स्कूल जा रहे हैं। उन्हें देखकर उनके सीने में हुक सी उठती कि हाय, मेरी गीतू मीतू किसकी उंगली पकड़कर स्कूल जाएंगी, किससे मचलेंगी, किससे जिद करेंगी कि मम्मी हमें टॉफ़ी दिला दो, हमें चिप्स दिला दो। और यही सब सोचते सोचते जानकी का मन भर उठता था। बच्चों की छुट्टियां थी तो सिम्मी अपनी माँ के पास ही रुक गई। सब एक दूसरे को संभाल रहे थे। जब से उड़ती उड़ती सी ये खबर जानकी के कानों में पड़ी है कि निखिल की माँ अपने बेटे के पुनर्विवाह की बात सोच रही है, तो उसे लगा किसी ने गरम शीशा उसके कानों में डाल दिया है। कई लड़की वाले अपने अधेड़ बेटियों के लिए निखिल को विधुर और 2 बेटियों का बाप जानकर सहज प्राप्य समझने लगे थे। निखिल की दूसरी शादी का मतलब था मासूम कलियों को विमाता के जुल्म व अत्याचार की आग में झोंकना। इस सोच ने जानकी को बेचैनी की अपनी चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। अब निखिल के पुनर्विवाह को रोकना उनके लिए पहला और सबसे अहम मकसद बन गया। जानकी ने अपनी चचेरी बहन, जो निखिल के घर से कुछ ही दूरी पर रहती थी, उसको सख्त हिदायत दे डाली कि किसी भी कीमत पर निखिल की दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए। कोई लड़की वाला निखिल या उसके घर परिवार के बारे में जानकारी हासिल करना चाहे तो उनकी कमियां बताने में कोई कोर कसर ना छोड़े। निखिल के साथ अपनी बेटी की शादी की इच्छा लेकर जो भी माता पिता जानकी के पास उनके घर परिवार की जानकारी लेने आते, तो जानकी उनके सामने उस परिवार के बुरे स्वभाव का कुछ ऐसा चित्र खींचती कि वो दोबारा वहां जाने का नाम नहीं लेते थे, और अपनी इस सफलता पर वो अपार संतुष्टि का अनुभव करती थी। जानकी के बहुत अनुरोध करने पर उस दिन निखिल गीतू मीतू को लेकर उसे मिलाने लाया था। इस बार वो काफ़ी खींचा हुआ सा लग रहा था। बात बात में गीतू मीतू को झिड़क बैठता। पता नहीं जानकी के कुचक्रों से या किसी और वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, और वो एकाकी जीवन जीने को विवश था। जानकी की समधिन बार बार फोन पर उससे अनुरोध करती, बहन जी, कोई अच्छी लड़की हो तो बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखों के सामने निखिल का घर फिर से बस जाए। कल को बेटी सुधा भी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी और बाकी बहुएं भी अलग हो जाएंगी, तो इन बच्चियों को संभालने वाला कोई तो चाहिए ना। प्रकट में तो वो कुछ नहीं कहती, पर सुचि के बच्चों को सौतेली माँ मिले, ये उसके दिल को मंजूर ना था। आखिर तिनका तिनका जोड़कर बसाए अपनी बेटी के घोंसले को मैं किसी और का होता हुआ कैसे देख सकती थी। जानकी लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें ये पता लग गया कि निखिल का घर बसाने के मामले में जड़ काटने का काम जानकी खुद कर रही है, तो उन्हें सतर्क होना ही था। और उनके सतर्क होने का नतीजा यह निकला कि निखिल ने अपनी सहकर्मी से विवाह कर लिया। इस मनहूस खबर ने तो जानकी को तोड़ कर ही रख दिया। हाय, अब मेरी सुचि के बच्चों का क्या होगा। अब जानकी ने लगातार
निखिल और उसकी माँ को कोसना शुरू कर दिया। अब दिनों दिन जानकी की बेचैनी बढ़ने लगी। जाने कितनी सौतेली माँओं के क्रूरता भरे किस्से उसके दिमाग में कौंधते रहते और एक पल भी उसे चैन न लेने देते। मन ही मन में वो गीतू मीतू को सौतेली माँ की झिड़कियाँ खाते, पिटते और कई तरह के अत्याचारों को तस्वीर में ढाल कर देखती रहती और अपनी बेबसी पर खून के आंसू रोती। उस दिन जानकी घर में अकेली ही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसकी त्योरियां चढ़ गई। वह तो दरवाज़ा ही बंद कर लेती, पर बगल में मुस्कुराती गीतू मीतू को देखकर जानकी अपने गुस्से को पी गई। निखिल ने नमस्ते किया और उसके साथ जो औरत खड़ी थी उसने भी कुछ सकुचाते हुए हाथ जोड़कर नज़रें झुका ली। निखिल ने कुछ अपराधी मुद्रा में कहा, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपको बिना बताए मैंने फिर से विवाह कर लिया। मैं तो यहाँ आने में संकोच का अनुभव कर रहा था, पर नेहा की जिद थी कि वो आपसे मिलकर आपका आशीर्वाद जरूर लेगी। जानकी ने क्रोध भरी नज़रों से नेहा को देखा, पर उसके होठों पर सरल मुस्कान खेल रही थी। उसने अपने सिर पर गुलाबी साड़ी का पल्लू डाला और उसके चरण स्पर्श करने को झुकी, पर उसे आशीर्वाद देना तो दूर, उसने अपने कदमों को पीछे खींच लिया। नेहा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, शायद वो इसके लिए तैयार थी। बहुत दिनों बाद गीतू मीतू को अनायास ही अपने पास पाकर अपनी ममता लुटाने का जो अवसर आज जानकी को मिला था, उसे किसी कीमत पर वो खोना नहीं चाहती थी। इसलिए मजबूरीवश सबको अंदर आने के लिए कहना ही पड़ा। निखिल तो बिना कहे ही सोफे पर बैठ गया और अपने माथे पर उभर आए पसीने को रुमाल से पोंछते हुए कहीं खो सा गया। गीतू मीतू ने खुद को टेलीविज़न देखने में व्यस्त कर लिया, पर नेहा थोड़ी देर ठिठकी सी खड़ी रही, फिर स्वयं रसोई में जाकर सबके लिए पानी ले आई। उसने सबसे पहले पानी के लिए जानकी से पूछा, पर उसने बड़ी रुखाई से मना कर दिया। उसने गीतू मीतू और निखिल को पानी पिलाया और फिर खुद पिया। इसके बाद जानकी के रूखे व्यवहार की परवाह न करते हुए वो उसके पास ही बैठ गई। पानी पीकर निखिल अचानक उठकर बाहर चला गया। उसके चेहरे से जानकी को लगा कि शायद यहाँ आकर उसके मन में सुचि की यादें ताज़ा हो गई थी। पर अब क्या फ़ायदा? मेरी सुचि से यदि वो इतना ही प्यार करता तो उसका स्थान किसी और को क्यों देता, और उस पर से मुझसे मिलाने के बहाने मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उसे यहाँ ले आया है। जानकी की सोच की लकीरें उसके चेहरे पर शायद उभर आई थी। तभी नेहा उन लकीरों को पढ़कर अपराध बोध से पीड़ित हो उठी। अगले ही पल नेहा ने अपने चेहरे से अपराध भाव को उतार फेंका और सहज होकर पूछने लगी, माँ जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है शायद, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। निखिल बाहर से अपने को सहज कर वापस आ गया। गीतू मीतू दौड़ती हुई निखिल की गोद में चढ़ गई। नेहा चाय और रसोई के डब्बों में से ढूंढकर बिस्किट नमकीन भी ले आई। सबसे पहले उसने चाय मुझे ही दी। ना चाहते हुए भी मुझे चाय लेनी ही पड़ी। मीतू अचानक निखिल की गोद से उतरकर नेहा की गोद में बैठ गई। बिस्कुट कुतरती मीतू बार बार नेहा से चिपकी जा रही थी और नेहा उसके माथे पर बिखर आई लटों को पीछे करते हुए उसका माथा सहला रही थी। मीतू का इस तरह दुलार होता देख गीतू भी नेहा की गोद में जगह बनाती हुई चढ़ बैठी और नेहा ने उसे भी अपने अंक में समेट लिया तो गीतू मीतू दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। पता नहीं उनकी हंसी जानकी के रोने का सबब क्यों बन गई। उसके आंखों के कोरों में छलक आए आंसुओं को कतई छिपा न सकी वो। तभी नेहा ने दोनों बच्चों को गोद से उतारकर आंखों ही आंखों में निखिल को जाने क्या इशारा किया कि वो दोनों बच्चों को लेकर बाहर चला गया। नेहा खाली हो गया कप जो अभी भी मेरे हाथों में ही था, उसको लेकर सारे बर्तन समेत रसोई में रख आई और जानकी के एकदम करीब आकर बैठ गई। फिर जानकी के हाथों को अपने कोमल हाथों में लेकर बोली,
माँ जी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। आपने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया है और मैं ये भी जानती हूँ कि मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। आप बेहद आशंकित हैं कि कहीं सौतेली माँ आकर आपकी नातिनों पर अत्याचार करना न शुरू कर दे और उनके पिता को उनसे दूर न कर दे। मेरा विश्वास कीजिए माँ जी, जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने मन में ये ठान लिया कि मैं आपसे मिलकर आपकी आशंका ज़रूर दूर करूँगी। सभी ने तो मुझे रोका था कि आप पता नहीं मुझसे कैसे पेश आएंगी, लेकिन मुझे ये पता था कि आपका यह व्यवहार बच्चों की असुरक्षा की आशंका से ही प्रेरित होगा। जानकी के हाथों पर नेहा के कोमल हाथों का हल्का सा दबाव बढ़ा और थोड़ा रुककर उसने फिर कहना शुरू किया, माँ जी, आप अपने दिल से ये डर बिल्कुल निकाल दीजिए कि मैं गीतू व मीतू के साथ बुरा सलूक करूँगी। आप निश्चिंत होकर रहिए ताकि आपका स्वास्थ्य सुधर सके। माँ जी, मेरी विनती है कि मुझे भी आप अपनी बेटी जैसी ही समझें। मेरा आपसे वादा है कि आप बच्चों से मिलने को नहीं तरसेंगी। हम उन्हें आपसे मिलाने आते रहेंगे। नेहा की बात समाप्त भी न होने पाई कि निखिल व बच्चे आ गए। दोनों बच्चे दौड़कर नेहा की टांगों से लिपट गए और मम्मी घर चलो, मम्मी घर चलो की रट लगाने लगे। नेहा ने उन्हें गोद में बिठाते हुए कहा, चलते हैं बेटे, पहले आप नानी माँ को नमस्ते करो। गीतू मीतू ने एक साथ अपनी छोटी छोटी हथेलियाँ जोड़कर तोतली भाषा में जानकी से नमस्ते किया। जानकी के अंदर जमा शिलाखंड पिघलने को आतुर होता सा जान पड़ा। निखिल व नेहा ने चलने की इजाज़त मांगी। उन्हें कुछ पल रुकने को कहकर जानकी अंदर गई और अलमारी से गीतू मीतू को देने के लिए 100 के 2 नोट निकाले तो लिफाफे के नीचे से झांकती नीली कांजीवरम की साड़ी ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। साड़ी देखते ही जानकी की आंखें भर आई, क्योंकि ये साड़ी वो अपनी सुचि को देने के लिए लाई थी। साड़ी का स्पर्श करते ही जानकी के हाथ कांपने लगे, पर ना जाने कैसे जानकी वो साड़ी उठा लाई और टीके की थाली भी लगा लाई। टीके के बाद मेरे पैर छूकर नेहा ने मीतू को गोद में उठाया और गीतू की उंगली पकड़कर ऑटो में बैठने चल दी। ऑटो में बैठने से पहले नेहा ने मुझे पीछे मुड़ कर देखा। पता नहीं उसकी आंखों में मैंने ऐसा क्या देखा कि मेरी आंखें झरझर बरसने लगी। आंसुओं के सैलाब ने आंखों को इतना धुंधला कर दिया कि कुछ भी दिखना संभव न रहा। जब धुंध छटी तो सामने से जाती नेहा में मुझे अपनी सुचि की छवि का कुछ कुछ आभास होने लगा। अब जानकी को लगने लगा कि सुचि के जाने के बाद वो जिस डर व आशंका के साथ जी रही थी वो कितना बेमानी था। एक सवाल मन को मथे जा रहा था कि वो जो करने जा रही थी क्या वो उचित था। आज नेहा से मिलकर ऐसा लगा कि मेरी समधिन ने मुझसे छिपाकर निखिल का पुनर्विवाह करके बहुत ही अच्छा काम किया, वरना मैं तो अपनी नातिनों की भलाई का सोचकर उनका बुरा करने ही जा रही थी। कभी अपनी हार भी इतनी सुखदाई हो सकती है, ये मैंने आज नेहा से मिलने के बाद जाना। निखिल के चेहरे पर छाई संतुष्टि और गीतू मीतू के लिए नेहा के हृदय से छलकता ममता का सागर देखकर मैं भाव विभोर थी। मैं ये सोचने पर विवश थी कितना बड़ा दिल है नेहा का। एक तो उसे विधुर पति मिला और उस पर से 2 अबोध बच्चियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी। फिर भी वो मुझे मनाने चली आई। मुझे नेहा अपने से बहुत बड़ी लगने लगी। अब मुझसे और नहीं रहा गया। बहुत दिनों बाद मैंने निखिल के यहाँ फ़ोन लगाया। रुंधे कंठ से इतना ही पूछ पाई, ठीक से पहुँच गई थी बेटी? जी मम्मी जी। नेहा का गला भी भर आया था। मेरे गले और दिल से एक साथ निकला, खुश रहो मेरी नेहा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।